सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग इस लेक्चर में जिनका भी आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है एज ए ऑप्शनल या एज ए ग्रेजुएशन, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो ज्योग्राफी अगर आपने ऑप्शनल या ग्रेजुएशन पढ़ा है तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट मान लेते कोई बैकग्राउंड नहीं भी है तो अगर आप बीपीएससी इंटरव्यू में जाएंगे, एक बिहार का जो क्या भूगोल है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जिनका अगर कोई सब्जेक्ट नहीं भी है, बिहार का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, बिहार का भूगोल, बिहार का क्या राजनीतिक व्यवस्था है, ये सब एक बार आप देख लीजिएगा जिनका बैकग्राउंड वो सब्जेक्ट नहीं भी है। तो आज का ये जो लेक्चर मेनली मैं इसमें ज्योग्राफी विषय पर मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भूगोल विषय में आप क्या पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। तो देखिए, इसमें आप एनसीईआरटी अगर मैं बोलूँगा पढ़ने के तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि किसी एक एनसीईआरटी में पूरा भूगोल का सब्जेक्ट कवर नहीं किया है। तो एक बुक है जो भूगोल एक समग्र अध्ययन करके आती है, महेश वर्णवाल की बुक, आप वो ले लीजिए। उसमें जो है ना सारा फिजिकल, इकोनॉमिक, जितना भी भूगोल का अलग अलग डायमेंशन है, जो चीज़ है उसको अच्छे से उसमें वो कवर किया हुआ है। तो उस बुक को कर सकता है, या नहीं तो आपके पास जो भी सोर्स है, अगर वो बुक नहीं ही है तो जो कोई भी बुक है जिसमें कि सारा जो आपका एक सिलेबस है ना, आप देखिए जो बीपीएससी ऑप्शनल का देखिए जो सिलेबस पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड का है, जो सिलेबस है एटलीस्ट उस सिलेबस के सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना। अगर आपका ग्रेजुएशन में ही है मान लेते हैं तो क्या कीजिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज जहाँ से आपने पास आउट किया है, मतलब कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसके जाइए वेबसाइट पर और देखिए कि क्या क्या एटलीस्ट सिलेबस था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, उसको एक बार जो है सही ढंग से कर लीजिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है, बहुत वो नहीं, ठीक ना। तो अगर इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। और ये इसमें 2-3 दिन अगर समय देंगे तो आराम से भूगोल का जो भी विषय है आप मतलब कर लेंगे। और इसमें आपने पीटी में भी पढ़ाई किया है, आपने इसको मेंस में भी पढ़ा है, तो बहुत अधिक समय मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए। तो मैं बात कर दिया सोर्स का, कौन सा आप सोर्स करें, आराम से करना, भी 1-2 दिन टाइम दिया गया है, आप इसमें कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें है कि आखिर जब आप करेंगे तो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, जो भी कुछ क्वेश्चन एक ज्योग्राफी का बन सकता है, ठीक ना, और उसका क्या एक आंसर हो सकता है, मैं ये भी इसमें डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, पहला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने ज्योग्राफी क्यों लिया है, ये विषय क्यों चूज किया है। तो आप इसके देखिए, कोई भी अगर आपका प्रश्न है ना तो उसका आपके पास 3-4 वो पॉइंट होना जो आप वहाँ बोलेंगे। तो अभी से ही जो आपका एक डायरी बनाइए, जो एक क्वेश्चन है उसका संभावित आंसर भी अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम देखिए। अगर उसमें कुछ और नया पॉइंट अगर आपको मिल रहा है तो वो भी यहाँ लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए, आप जो इंटरव्यू आपका किस तरीके से जाएगा अभी से आप मोटा मोटी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वही पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, आप भूगोल बोलेंगे। अब भूगोल से क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक ना ऐसे करके ना कई मतलब आपके डायरी में लगभग 200-300 जो कुछ आंसर, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, या करंट अफेयर्स हो गया, या हॉबी हो गया, वो आंसर उस डायरी में होना चाहिए। मेरा खुद का अनुभव कहता है, अभी मेरे डायरी में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो वो कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा। और मॉक दीजिए, मॉक में जो फीडबैक आपको दिया जाता है उस पर काम कीजिए, तो ये चीज़ आपका आराम से इसमें हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिक सा क्वेश्चन यही कि आखिर ज्योग्राफी आपने क्यों लिया। तो सबसे पहला बात इसमें ये बताइए कि सर ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं साइंटिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत कुछ है ना हमको समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फिर रटना पड़ता है। ये बात बताइए, ठीक है ना। दूसरा बात कि सर इस सब्जेक्ट में हम किसी भी जगह का लोकेशन पढ़ते हैं, उसका फिजिकल फीचर्स क्या पढ़ते हैं, वहाँ किस तरह का संसाधन या रिसोर्स पाया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर बिहार का ही भूगोल हम पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा रिसोर्स है, कहाँ किस तरह की मिट्टी है, कहाँ कौन सा नदी बहती है, कहाँ कौन सा मिनरल्स है। तो अगर हमको रिसोर्स का अगर पता रहेगा तो हम अपना जो प्लानिंग कैसे राज्य आगे बढ़ेगा हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद सर इस सब्जेक्ट में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ाई करते हैं, कहाँ कैसी जनसंख्या है, कितने बच्चे हैं, कितने यंग लोग हैं, कितने वर्किंग हैं, ये पढ़ाई करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमको प्रशासन में मदद करेगा, कई सारे नीति निर्माण में हमको मदद करेगा। ऐसे बता सकते हैं सर कई सारी नदियाँ हम पढ़ते हैं, कब बाढ़ आएगा, कब सूखा पड़ेगा, किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ है। और फिर चूंकि ज्योग्राफी हम एक कृषि टॉपिक भी पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ये सब बता सकते हैं। तो फिर ये इंटरेस्टिंग लगा हमको, ठीक ना, और इसका ठीक ठाक हिस्ट्री मटेरियल है, और हमको फिर ये पीटी और मेंस ऐसे करके ये
1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ पॉइंट आपको बता देता हूँ। आप इसमें अपने डायरी में ये आंसर लिख लीजिए और इसी को बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर इसमें और अगर कुछ बेहतर आपको पॉइंट लगता है तो आप वो भी जोड़ कर एक में मॉडल आंसर दूँ, आप ऐसा जवाब उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये है कि क्वेश्चन आप जब ऐसे बोलेंगे कि इसमें फिर हम जनसंख्या पढ़ते हैं या रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका प्रशासन में या नीति नियमन हमको मतलब कि नीड हो पड़ेगा, तो फिर पूछेंगे कि ज्योग्राफी का प्रशासन में क्या यूज है। एक कॉमन सा क्वेश्चन हर एक ऑप्शन में पूछा ही जाता है। तो आप एग्जाम्पल के साथ ये बता सकते हैं कि सर ज्योग्राफी में हम लोकेशन अक्षांश पढ़ते हैं, देशांतर पढ़ते हैं। तो अगर किसी भी एरिया का हमको अक्षांश कहीं अगर हमको जाना ही है तो चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं तो किस अक्षांश पे है किस देशांतर पे, तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस लोकेशन को। अगर किसी मतलब कहीं जंगल में ही कुछ कभी ऐसा कुछ पड़ गया तो वो कर सकते हैं आप। हमको सर ज्योग्राफी में एक बॉर्डर की जानकारी होती है। अगर मान लेते आपको सीमावर्ती में कहीं अगर ड्यूटी पड़ गया नेपाल या इधर पश्चिम बंगाल, तो आपको एक सीमा की जानकारी होगा कि हाँ भाई कहाँ कहाँ नेपाल बिहार का बॉर्डर है या ऐसे करके, ठीक है। दूसरा इसमें हम जो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना, इसका भी यूज बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार सर बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहता है। तो जो इस सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा है कि आखिर बाढ़ बिहार में क्यों आती है, उस बाढ़ को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सूखे से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये आपके पास बता सकता है आर्गूमेंट में। और फिर चूंकि इस सब्जेक्ट में हम क्लाइमेट चेंज भी पढ़ते हैं, अभी जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन में जब कोई मीटिंग होता है सम्मेलन, तो ये मतलब ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहता है। तो क्लाइमेट चेंज, और चूंकि इससे बिहार भी प्रभावित है या देश भी प्रभावित है, तो फिर यहाँ भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी वही नदी के बारे में, फिर मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में, जो कि हमको प्रशासन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्पफुल करेगा, ठीक ना। इसे करके आप दिखा सकते हैं। बाकी फिर बिहार एक मैदानी भाग है या कुछ पर्वतीय इलाका भी है, तो ये सब का भी हमको जानकारी मिलता है जो कहीं ना कहीं हमको प्रशासन में हेल्प कर सकता है। हाँ, एक जो भी आप बात बोलेंगे तो एक दो उसके आर्गूमेंट दे देंगे, हाँ सर ये है तो इसमें हम ये करें, एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा जो इफेक्टिव आपका आंसर रहता है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें ये भी हो सकता है कि हाँ, एक चीज़ में ये भी देखा गया लास्ट कुछ इंटरव्यू में, बहुत सारे जो बीटेक बैकग्राउंड वाले होते हैं वो ज्योग्राफी विषय रखते हैं। एक बार किसी से पूछा कि मैक्सिमम जो इंजीनियर ज्योग्राफी ही क्यों लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका सिंपल सा ये जवाब दीजिए कि इसे बोलिए कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि मैंने भी अगर ज्योग्राफी पर रखा है तो इसके पीछे ये चुनने का मेरा वजह रहा है। तो ऐसे आप जवाब किसी को बोलेंगे सर वो क्यों ले, तो हाँ मोटामोटी यही कि सर हो सकता है कि ये सब्जेक्ट चूँकि इसका नेचर या ईजी टू लर्न है, साइंटिफिक कुछ सब्जेक्ट है, इसलिए मे भी वो लोग हो सकते चूज। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट वो अपना खुद का फरीस में चॉइस होता है, ऐसा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या, तो आप पूछेंगे बाढ़ का क्या कारण है, उसका तुम समाधान बताओ। तो ऐसा करके वो कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप देखिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो बाढ़ का क्या कारण है, तो बाढ़ का कारण ये है कि अगर आप ये बिहार का अगर नक्शा देखेंगे, ये बीच में गंगा नदी बह रही है, इधर का जो ये भी मतलब ऊंची भूमि है और इधर भी ऊंची भूमि है, तो ये जो बीच वाला भाग है ये तो फिर मतलब कि लो पड़ जाता है, इसलिए इधर का भी पानी फ्लो, इधर का भी पानी इस बीच में हो, इसलिए यहाँ पे बाढ़ आपका आ जाता है। सिंपल बताइए कि नॉर्थ एंड साउथ बिहार दोनों तरफ से ढलान है, इधर ऊंचा है इधर बीच में ढलान है, इसलिए यहाँ पानी भर जाता है, ये बात। दूसरा, मानसून कभी अचानक हो जाना, ठीक ना, फिर नेपाल के द्वारा कुछ फाटक को खोल देना, ये सब जो वजह है आपका, अचानक मानसून का बर्फा हो जाना तो बाढ़ आ जाती है, ठीक ना, कई तटबंध टूटना, तो ये सब आपका बाढ़ का दो तीन कारण बता दीजिए। समाधान देखिए यही है कि नेपाल के सहयोग से हमको कई सारा जलाशय का निर्माण करना पड़ेगा, छोटे छोटे जलाशय बना के पानी को रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात आप बताइए कि सर हमको जो भी गंगा नदी है, कोसी नदी, जो भी नदियाँ में गाद बहुत ज़्यादा है, अगर हम उस गाद को निकाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है नदी की गहराई बढ़ जाएगी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी महंगी है, तो हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है, तो आप बताइए कि गाद से निकालना बहुत ही जरूरी है। पक्के तटबंध का बनना जरूर, वो अभी कच्चे तटबंध है, अगर मान लेते ये नदी बह रहा है और यहाँ तटबंध कच्चा तटबंध टूट जाएगा ना, इसलिए हमको इसको तटबंध को पक्का करना पड़ेगा, ठीक ना। और हमको रिवर लिंकिंग जो है, नदी जोड़ने की जो बात है, वो भी हमको इसमें जो है ना आपको करना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभी माइग्रेशन का मामला काफ़ी चर्चा में, चुनाव भी जो हुआ बिहार में वहाँ भी चर्चा में था। सिंपल से पूछेंगे बिहार में पलायन या माइग्रेशन क्यों होता है, इसको कैसे रोक, क्योंकि आप ज्योग्राफी में ये सब चीज़ पढ़ते हैं तो आपको पास पता होना चाहिए, आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। क्या बताएंगे, देखिए बिहार में तो क्या है ना कि जॉब की कमी है, ये बताइए। इसमें सर्विस सेक्टर का बहुत अधिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं है, वही कृषि पर ही लोग निर्भर हैं।
कई सारे ऐसे हमारे राज्य में परिवार हैं जो कि जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है वो, ठीक ना। ये जो और शिक्षा भी है, बाढ़ भी है, और छोटे इंडस्ट्री की काफ़ी कमी है, और एजुकेशन का रेट या स्किल डेवलपमेंट, ये सब जो नहीं होने की वजह से यहाँ पलायन आपका होता है और अदर राज्य में यहाँ के लोग काम करने जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका उपाय क्या है। सबसे पहली बात, हमको स्थानीय संसाधन आधारित जो है इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। अभी जो सरकार का स्कीम है कि छोटे छोटे इंडस्ट्री हमको लगाना है, एरिया वाइज अभी घोषणा भी हुआ है बहुत सारा इंडस्ट्री लगाने का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस इलाके में जैसा रिसोर्स है उस तरह का इंडस्ट्री हमको डेवलप करना पड़ेगा। शहरीकरण के दर को बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल लेवल पर 30% के आसपास है, बिहार में लगभग वही 11-12% है। इसको हमको बढ़ाने, हालांकि अभी 15 के आसपास हो गया, तो इसको, लेकिन हम 2011 की जनगणना बोल रहे हैं, तो आप इसको ना शहरीकरण को बढ़ा सकते हैं। शहरीकरण बढ़ने से ये होता है ना कि जो शहर जो होता है ना, विकास का जो एक मतलब इंजन कहा जाता है। अगर हम शहरीकरण का दर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। हमको फिर स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। स्कूली व्यवस्था का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ताकि बच्चे में स्किल हो जाए, ताकि उसको जॉब लेकर और भटकना ना पड़े। और मेनली है कि हमको ऐसे पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि यहाँ के लोगों के यहीं काम मिल जाए। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, बिहार में अगर देखिएगा नदी की कोई कमी नहीं है, यहाँ मीठे पानी की कोई कमी नहीं है, गंगा में, कोसिम्बत। अब इसको अगर हम पानी को साफ करके पानी बोतल भर के अगर पूरे वर्ल्ड को हम पिला सकते हैं, तो ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं उपाय बता रहा हूँ, ये कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें एक चीज़ ये बताइए, बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ मैं, कि देखिए माइग्रेशन तो केरल से भी लोग करते हैं, ठीक ना, केरल से भी होता है, बट वो स्किल डेवलप करके जाते हैं। जैसे कि अगर वो जाते हैं सऊदी अरब या जहाँ वेस्ट एशिया में लोग काम नर्स मैक्सिमम वहाँ केरल में करके जाते हैं, तो केरल का माइग्रेशन क्या है कि वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, किसी अदर कंट्री में जाके वो डॉलर कमा के लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या ऐसा नहीं है, बिहार में इसकी कमी है। देखिए माइग्रेशन करना गलत चीज़ है। गलत कब है, जब अनस्किल लोग अगर माइग्रेशन जाके करेंगे तो वहाँ वो वही 8,000 10,000 महीना कमाएंगे। अगर उसको स्किल देकर हम कहीं अदर स्टेट में ही भेजेंगे तो वो ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा। तो आप ऐसा करके कुछ बताओ, मतलब स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे मेन है, लोगों के इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है, ये बता सकते हैं। लेकिन मैं एक संभावित आंसर बता रहा हूँ, अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। अगला इसमें ये है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि बिहार को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे डिफाइन करें, मतलब भूगोल के दृष्टिकोण से बिहार को डिफाइन या परिभाषित किया। इसमें आप क्या क्या जवाब दे सकते हैं। पहली बात आप बताएं बिहार का क्या अक्षांश और क्या देशांतर। यही किसी भी लोकेशन को जानने का सबसे अच्छा एड्रेस तो यही भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अक्षांश देशांतर बिहार का बता दीजिए। फिर बताइए कि फिर बिहार का फिजिकल नेचर, शिवालिक का पहाड़ी है, मैदानी भाग है, पैठा, ये है भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार को डिफाइन करना। बिहार का क्लाइमेट बता दीजिए, बिहार की मिट्टी बता दीजिए, और कुछ बिहार का बाउंड्री। ये 3-4 पॉइंट पर आप बिहार को जब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए बीपीएससी में ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से कुछ जो बेसिक टर्म लोग पूछते हैं क्या क्या, जैसे कि आइलैंड क्या है, द्वीप क्या है, तो चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जब आप महेश वर्मा की बुक पढ़ेंगे या इवन यहाँ तक कि आपका लुसेंट में इस सबका डिफाइन किया गया है। तो बेसिक जो टर्म है, आइलैंड क्या है, एटॉल क्या है, भूकंप क्या होता है, ठीक ना, भूकंप का कौन कौन सा जोन होता है, बिहार में कौन सा जोन आता है, इंडिया में कौन कौन सा जोन है, ये इजी सब क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। पूछेगा आपका गल्फ क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, ये जो खाड़ी का साइज बड़ा होता है, गल्फ का गहरी खाई होता है, ये सब कुछ बेसिक आप देख लीजिएगा। अंतरीप क्या होता है, उच्चावच रिलीफ क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन जो बेसिक जो टर्म आप फिजिकल जो पढ़ते हैं ना, ये सब वहाँ पर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि पूछेंगे ग्लेशियर क्या होता है, आप इस पढ़ें, ग्लेशियर का परिभाषा दीजिए। ग्लोब और मैप में क्या अंतर है, अक्षांश देशांतर क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब कि जो होता है कितना एरिया तो किस आधार पे होता है। फिर उसके बाद इसमें पूछेंगे आपके कि जो प्लेट क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो ये सब जो कुछ वेगनर का क्या थ्योरी दिया गया है, तो जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, तो अगर आप फिजिकल जो पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एक पूछते हैं विंड, पवन क्या है, एयर क्या है, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का जो नामकरण किस आधार पे होता है, जो चर्चा में रहता है कुछ साइक्लोन, उसको देख लीजिए एक बार, आपसे वो पूछेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाँ कि अगला क्वेश्चन ये होता है कि बिहार और भारत का अक्षांश देशांतर बताइए। तो आपको वो याद, एटलीस्ट वो याद रखिए कि बिहार का कितना है, भारत का कितना है, ठीक ना, और इसका क्या यूज है, ठीक ना। तो कई बार पूछा अक्षांश देशांतर का क्या यूज। ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी पर ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। पहली बात तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा से कितनी दूर वो देश है ये बताता है, और
एक्स्ट्रा टाइम को भी ये डिफाइड करता है। ये कुछ इसका यूज बता दीजिए। अब देखिए इसमें और भी कई सारे जो क्वेश्चन जो बेसिक जो पूछा है, जैसे कि भूमध्य रेखा से आप क्या समझते हैं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये सब किस डिग्री पर, ये बेसिक चीज़ है। अगर ये आप इसमें सॉरी बोलेंगे थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। फिर लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, वो कई बार पूछ चुका है। फॉरेस्ट कवर कितना है भारत और बिहार में, डेटा याद रखिएगा, ठीक ना। बिहार में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट कवर है ये पूछा है कई बार, ठीक ना। नॉटिकल मील क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा है। बेफ लाइन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एसी क्या होता है, मिट्टी के बारे में, रिवर के बारे में, रिसोर्स के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में, कभी कुछ नेशनल हाईवे के बारे में कभी चर्चा में तो वो लोग पूछ लेते हैं। मानसून का क्या पैटर्न है, मानसून क्या विशेषता है, बिहार में मानसून कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये सब कहाँ बर्फा ज़्यादा होती है, ये आपको मतलब बिहार के मानसून का कैसे प्रवेश का पूरा डिस्ट्रिक्ट कभी कभी वो पूछ देते हैं, आपको बताना पड़ेगा। जंगल में आग क्यों लगती है, कभी चर्चा में कभी कभी रहता है, ये आपसे पूछ सकते हैं लोग, ठीक ना। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा था कि क्लाइमेट और क्या कहते हैं मौसम में क्या अंतर है, क्लाइमेट और मौसम में आपका क्या अंतर है पूछ सकते हैं। हाँ, जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे, रिमलैंड क्या है, हार्टलैंड क्या है, ये पूछते हैं। रिमलैंड जब ज्योग्राफी जिनका ऑप्शन होगा पढ़े होंगे, इसके बारे में बेसिक बार जान लीजिए। जनसंख्या सिद्धांत क्या है, ठीक ना। बिहार का सेटलमेंट आवास कैसा है, ठीक ना। फिर लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, या लैंडलॉक स्टेट क्या होता है पूछा है। जैसे नेपाल है लैंडलॉक है, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, इसका क्या फायदा क्या नुकसान है पूछेगा। बाकी जो ज्योग्राफी में कुछ करंट में न्यूज है, मान लेते हैं जैसे कि जंगल में आग लगना क्या कारण है, या वेटलैंड इन बिहार, कई बार वेटलैंड का दर्जा बिहार में दिया गया है, आप अगर उसको देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का कोई अगर कई संगठन उसको देख लीजिए, मानसून पैटर्न में क्या बदलाव हुआ वो देख लीजिए। एल नीनो और लालिना से भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठंडी और गर्म जलधार, ठीक ना। गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार सरकार का वो पूछ लेते हैं। गंगा नदी पर कई सारा जो पुल बना और पुल जो टूटा है वो भी कभी पूछ लेंगे। फिर नेशनल पार्क हो गया, डॉल्फिन से भी कभी कोई क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं, जो कि करंट में आपका रहता है। तो मेरा इसमें ये सिंपल ही कहना है कि एक बार जो है ना आप लोग सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है ओवरऑल एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए, और जो मैं यहाँ क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया वो उसका क्या आंसर हो इसको कर लीजिए। मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं। हाँ, जो आपका सोलर सिस्टम है ना, जो जैसे कि आपका मंगल ग्रह है या जो जो भी ग्रह है उस वो भी लोग पूछते हैं कि बताओ ग्रह के बारे में बताइए। तो ये सब कुछ मैं फिर बोलता हूँ बेसिक पूछते हैं, बहुत आपका डेप्थ। हाँ, जब बेसिक में सॉरी बोलेंगे तो आपका वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसको कीजिए जितना मैं बताया, ठीक ना। आगे के लेक्चर में जैसे कि तो एक तो मैं हिस्ट्री का ऑलरेडी मैं लेक्चर जिनका होगा ले लिया हूँ, ज्योग्राफी भी ले लिया। आगे कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो कि हालांकि मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो कुछ ऐसे भी मतलब कि मेरे दोस्त हैं, मैं बोलूँगा लेक्चर बना के मैं उसमें अपलोड करूँ, जैसे PSIR का है या और भी कुछ सब्जेक्ट होगा तो वो भी मैं कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब पर यहाँ शेयर कर दूँगा। बाकी हाँ, इतना अगर ज्योग्राफी आप ओवरऑल कर लेंगे ना, देखिए एक बार रिविजन कर लेना है, रिविजन जब करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा। इतना कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।